ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसके ऐसा कौन सा ईयर नहीं गया होगा कि इस पे क्वेश्चंस पूछे ना गए हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. This video we will be discussing about the IMP topics जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पेपर स्टार्ट हो गए हैं और साइंस का पेपर भी जल्दी आने वाला है, तो इस वीडियो में हम साइंस 1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे देखेंगे। एंड ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके वेटेज बहुत हाई है, उनको आपको स्किप नहीं करना होता है। तो ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छे भी नंबर ला सकते हैं अगर आपकी इतनी भी डिटेल में स्टडी नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको कभी स्किप नहीं करना है। So this chapter has 3 marks, इसके टोटल 3 मार्क्स है विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन देखने जाए तो ये 5 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना होता है। तो देखते हैं इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। पहला टॉपिक है फोर्स इन मोशन का। इसका आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करना है, सो डोंट फॉरगेट टू मार्क देम। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंट आते हैं जिसमें से ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगी आगे भी। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको वो स्किप नहीं करना है। तो उसमें से ये एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, या ऐसे भी बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको वो डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। तो आइए आगे का टॉपिक क्या है हम देखते हैं। ये एक टॉपिक हो गया, इस पे आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पूछा ही जा सकता है या आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा केपलर्स लॉ का। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। केपलर्स लॉ में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको किए बिना आपको नहीं जाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तो केपलर्स लॉ के तीनों भी लॉ आपको अच्छे से करके जाने हैं। फिर वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। फिर थर्ड का जो आपका न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड का न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स उस पे बेस्ड है, तो वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। ये जो टी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन इसके एक्सप्लेनेशंस भी आपको पूछे जाएंगे, तो वो भी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से करके जाइएगा। देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पे आपको ब्रीफ क्वेश्चंस तो कोई नहीं पूछा जाएगा, बट इसका जो ये है, इसके ऊपर आपको जो थ्योरी है वो पूछी जा सकती है। लाइक आपको बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट है ऐसे दिए हुए एंड आपको उसका ऐसा ऐसा ये है, आप कंडीशन दी जाएगी और उस पर आपको बोलेंगे फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करो। इसे बोलते हैं कि आपको फॉर्मूला डेरिवेशन के थ्रू यहाँ पे बताना है कैसे आया है, तो वो आ सकता है। अगेन यहाँ पे इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, तो आपको इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ये भी हर बार पूछा जाता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी हर बार पूछा जा सकता है। इसकी वैल्यू भी आपको पूछी जा सकती है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, इसीलिए आपको वो अच्छे से करके जानी है। ब्रीफ क्वेश्चन तो इस पे एकदम नहीं पूछे जाएंगे, बट मोस्टली पूछे जाते हैं। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसका मोस्टली तो ऐसा ही आपको देखने मिलेगा कि ये डेरिवेशन है एक, लाइक फॉर्मूला कैसे आया आपको यही पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला कैसे आया, एफ का फॉर्मूला ये कैसे आया। देन वाई आपको बोलेंगे गिव रीजन दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा क्यों है। वाई हियर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये आपको पूरा डिराइव करके बताना होगा। इसमें आपको ये जो आप बोल रहे होगे कि ये इतना बड़ा जो थ्योरी है उसका क्या करें हम,
तो इतने बड़े थ्योरी का आपको टेंशन नहीं लेना है, इतने बड़े थ्योरी का आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस देखना है कि वो थ्योरी में लिखा क्या गया है और उस हिसाब से आपको उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रही बात सॉल्व्ड एग्जाम्पल की, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको देख के तो जाने हैं, अच्छे से समझ के जाने हैं, बिकॉज यही पूछेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसी कंसेप्ट से आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पे बहुत बार पूछा गया है न्यूमेरिकल्स, इस पे हो या ये फॉर्मूले पे हो, तो ये सब फॉर्मूलाज कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, कैसे यूज किए जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से देख के जाना है, सो दैट अगर इस पे बेस्ट कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। अलॉन्ग विथ आपको अलग अलग और भी एग्जाम्पल्स के देखने हैं, कैसे सॉल्व किए गए हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया गया है, सो दैट आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे हाई टाइड और लो टाइड पे। इस पे एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो बेटर विल बी कि आप इसे अच्छे से रीड करके जाना है। अच्छे से रीड करके जाना है दैट मीन्स आपको ऐसा रीड करना है कि अगर पेपर में आता है तो आपको वो लिखते आना चाहिए, वो एक अच्छा रीड हो गया। अब आ गया है सॉल्व एग्जाम्पल। अगेन हियर मैं वही आपको बोलूंगी कि आपको देख के जाना है कैसे सॉल्व एग्जाम्पल आ रहे हैं, कैसे उन्हें सॉल्व किया जा रहा है। देन अर्थ्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसमें ये फॉर्मूला कैसे आया, यूजुअली इसमें डेरिवेशन ही आता है, बिकॉज ये एक इजी डेरिवेशन भी माना जाता है, तो एक ये इजी डेरिवेशन के थ्रू आपको पूछा जा सकता है 3 से 4 मार्क्स के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू डू इट्स डेरिवेशन एंड ऑल्सो इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, तो ये है उसका डेरिवेशन जो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इस पे आपको किस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको बोलेंगे कि ये एक लड़का है एंड वो यहाँ यहाँ पे खड़ा है, या एक माउंटेन पे खड़ा है या इक्वेटर पे खड़ा है, तो क्या उसको उसका ग्रेविटेशन इसका वैल्यू जी की चेंज होगी या नहीं होगी। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे वेरिएशन होता है जी के वैल्यू में एंड ऑल। तो ये था हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब आते हैं हमारे मास एंड वेट पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बनता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी तरह से मास एंड वेट ये भी एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन बनता है, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन मास एंड वेट बहुत अच्छा भी है एंड इतना हार्ड भी नहीं है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। देन आता है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल का डेरिवेशन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मैं कहूँगी, इसका आपको डेरिवेशन है भी नहीं, इसका डेरिवेशन आपको 11th में आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बट यहाँ पे आपको इसके जितने भी फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। कुछ ये 3 फॉर्मूलाज है जो कि आपको अच्छे से करके जाने हैं, स्किप बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत ही पूछे जा सकते हैं, तो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि फ्री फॉल के ऊपर ही बेस्ड होंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन के ऊपर। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करें तो उसका इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट उस पे आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जा रहा है। एस्केप वेलोसिटी का कुछ इस तरीके से है कि आपको दे देंगे एक न्यूमेरिकल जिसमें ये उस पे ही बेस्ड होगा और आपको वो यूजुअली सॉल्व करना होता है। सो सेकेंड चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर कैरी करता है 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन ये कैरी करता है टोटल 6 मार्क्स। तो ये भी एक हाई वेटेज माना जा रहा है, तो आपको ये 6 मार्क्स लेके ही चलना है, क्योंकि ऑप्शन के साथ आ रहे हैं तो आपको ये 6 मार्क्स को कंसिडर करना है। तो आइए हम जानते हैं पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे एंड ऑल।
फर्स्ट जो इसमें हमने ट्रेड्स देखे हैं, जिसमें से पहला ट्रेड है डोबेराइन्स ट्रेड। अब डोबेराइन्स ट्रेड अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है टॉपिक, बिकॉज इस पे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। लाइक 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको बोला जाएगा कि आपको ट्रायड दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये ट्रायड फॉलो कर रहा है डोबेराइन्स का ट्रायड क्या नहीं। तो ये जैसे कि आपको एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हैं, तो वही अगर पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करके जाना है सो दैट आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डोबेराइन्स ट्रेड होता क्या है। देन आता है न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जितने भी इसमें अलग अलग टाइप के लॉ दिए गए हैं वो आपको सब करके जाना है। आपको पूछे जा सकते हैं कैसे भी तरीके से, इसको भी पूछा जा सकता है कौन था न्यूलैंड, उसने कैसे रे किया एंड ऑल। आपको इसको भी स्किप नहीं करना है। देन आता है हमारा नेक्स्ट मॉडर्न मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में वही आपको बेसिक से चीजें पूछे जा सकते हैं, कैसा था, उसका बेसिक सा नॉलेज क्या था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल के लिए। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं इस चैप्टर को लेके, तो ये इस चैप्टर में मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंडेलिव्स के मेरिट एंड डीमेरिट्स आपको करके ही जाने हैं, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल के, वो हमेशा आते ही है। तो ये एक ऐसा टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। उसको इतने भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, थोड़े में एक्सप्लेन कर दिया 2 से 3 लाइन में, देन इट विल बी ओके फॉर यू। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी ट्रेंड्स है वो आपको अच्छे से करके जाना है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज्ड है, उन सब का चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। हमने डिटेल में हमारे वीडियोस में देखा था कैसे स्टडी करना है। सो आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपको पूछा जा सकता है कि KLMN शेल्स, कौन से शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सो again here metallic and non-metallic characters, it is one of the important trend as well। तो आपको ये भी अच्छे से करके जाना है, मेटालिक कैरेक्टर्स एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ट्रेंड्स कैसे फॉलो करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो भी बहुत अच्छे से आता है। हैलोजन फैमिली क्या होती है वो भी आ सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ तो 2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाएंगे। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपका जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो वाला, मेंडेलीव के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वाला। देन सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगी वो होगा आपके ट्रेंड्स, पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स। आपको वो ट्रेंड्स अच्छे से करके जाने हैं, कौन सा ट्रेंड है, उसमें स्पेशली 1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वो स्किप नहीं करना है। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये मैं बोलूँ कि बहुत इजीएस्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ये विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स कैरी करता है एंड विद ऑप्शन 6 मार्क्स कैरी करता है, सेम एज द सेकंड चैप्टर। तो हम 6 मार्क्स लेके ही चलेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे हम अच्छे से स्टडी करते हैं। आइए जानते हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन ऐसे 2 टाइप के रिएक्शंस मिलेंगे। अब वो फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से करके जाने हैं। लाइक उनमें का डिफरेंशिएशन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। तो वो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे डिफरेंस होते हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, उसमें से यही एक डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, इन दोनों का डिफरेंस विद देयर एग्जांपल्स। अब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल इक्वेशंस है, अलग अलग टाइप के जो रिएक्शंस है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखते हैं। राइटिंग केमिकल इक्वेशन के आपको रूल्स तो इतने पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रीड देम वेरी नाइसली। देन आपके आगे का चीज आती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है बैलेंस करने के लिए। यूजुअली इसके 1 मार्क के एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, whether this reaction is balanced or not, or balance the given equation, ऐसा सब कुछ। स्टेप्स वगैरह तो आपको पूछे नहीं जाएंगे।
देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से इस पे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको वो केमिकल रिएक्शन लिखते आना चाहिए, फिर वो कोई किसी भी तरीके से केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बोले कि एनी 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए, या आपको रिएक्शन दे देगा, बोल देंगे ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को आपको कभी स्किप करके नहीं जाना है, ये भी इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन का डिफरेंशिएशन ही है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको रिएक्शन दे देंगे, बोल देंगे ये डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी रिएक्शन है, लिख लीजिए। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक अनदर टाइप है, ये प्रोसेस क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, इसके ऊपर डिफरेंशिएशन आ सकता है, या आपको बोल देंगे विद देयर एग्जांपल। कभी भी कोई भी रिएक्शन आती है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कभी भी कोई भी रिएक्शन आती है तो आपको उसे लिखना कैसे है, तो आपको उसे लिखना कुछ इस तरीके से है कि लेट्स से यहाँ पे आपने एक एग्जांपल ले लिया, फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही क्यों ना हो, आपने ये एग्जांपल लिख लिया, उसे पहले एक्सप्लेन कर दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, उसका ये एग्जांपल लिख लिया। अगर आप ज्यादा टाइम है तो आप इस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि ज्यादातर आपको अपनी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करना है, दैट CuSO4 reacts with Fe in solid state to form this and this 2 molecules of this 1 molecule of this, इस तरीके से। अगर रिएक्शन हो रही है तो नहीं हो रही है, देन आपको लिखना है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन करनी है। अगर 5 मार्क्स वगैरह के लिए आता है तो आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करनी बहुत जरूरत है एग्जाम्पल के थ्रू। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को तो मैंने आपको बता दिया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है। फिर ऐसे कौन से चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती है उनके स्पीड में एंड ऑल, तो उस तरीके से तो बहुत आते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, साइज ऑफ द पार्टिकल्स हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटालिस्ट हो गया। कैटालिस्ट के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कैटालिस्ट, व्हाट इज इट्स रोल, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी चीजें। और इसके ऊपर एक लेंथी सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आएगा तो ये 5 मार्क्स के लिए ही आएगा, व्हाट आर इट्स व्हिच कंपोनेंट्स इज द व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको वो उसके एग्जांपल के थ्रू भी लिखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में माना जाता है। या इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट दिस इज हैपनिंग एंड राइट डाउन वेदर इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और नॉट। तो इस तरीके से इस पे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यूजुअली तो, बट आपको ये अच्छे से करके जाना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, विद देयर एग्जांपल्स। एग्जाम्पल कभी नहीं भूलना है, कोई भी रिएक्शन आए आपको उसका एग्जाम्पल देना ही है। जनरल रिएक्शन आपको नहीं लिखनी होती है, बट उसका जो एग्जाम्पल है वो उसे लिखना होता है। करोजन, अब करोजन का टॉपिक हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम उससे आगे के टॉपिक में भी कवर करने वाले हैं, तो मैं वहां पे ये आपको बताऊंगी ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में इतना नहीं दिया हुआ है आपको करोजन के बारे में, बट आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो हम वो देखेंगे कि आगे ये चैप्टर में कैसे करोजन का जो ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो देन रैंसिडिटी आता है। रैंसिडिटी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, सो रैंसिडिटी को भी आपको अच्छे से करके रीड करके जाना है। तो ये था कुछ इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर, वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमारा 4th चैप्टर है, ये टोटल विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स कैरी करता है, एंड विद ऑप्शन देखा जाए तो 7 मार्क्स कैरी करता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई वेटेज है। तो सबसे पहले आपको जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट करके जाने हैं, एंड देन फिर लोअर मार्क्स की तरफ जाना है। तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स कैरी करता है, तो आपको वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है। 7 के 7 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है यूजुअली, तो जूल्स लॉ क्या है, देन ये डेरिवेशन आपको बोलेंगे लिखने के लिए, व्हाई हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंट और करंट एंड टाइम, ये सब आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको अच्छे से लिखते आना चाहिए। वैट का भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज 1 वैट एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, तो उसका जो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ये हमने अच्छे से वीडियोस में हमारे कवर किया था, तो वो भी आप करके जा सकते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट यूजुअली इसके एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन, 2 to 3 एप्लीकेशन जिससे आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो एप्लीकेशंस आपको करके जाना है, जैसे कि ये हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ पे होता है, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। जैसे कॉइल हो गया उसके एप्लीकेशंस, बल्ब हो गए, तो ये सब चीजें आपको उसके अच्छे से करके जाने हैं। इसके आप देखोगे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको इसके टेक्स्ट बुक के जो नीचे वाले क्वेश्चंस है वो एज एग्जाम्पल करने हैं, या आपको ये डाइजेस्ट यूज कर रहे हैं तो वो डाइजेस्ट के भी क्वेश्चंस आप प्रेफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स भी कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको इसे अच्छे से देख के जाना है। इस पे भी बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इजी ही होते हैं यूजुअली, तो इस पे ही पूछे जाते हैं कि ओहम्स लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं। सेम अगेन या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी सेम तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो उसे आपको अच्छे से करके जाना है। देन हमारा आगे का टॉपिक आता है हाउ मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस, राइट हैंड थंब रूल विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सप्लेन अबाउट राइट हैंड थंब रूल। इसके आपको बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, वही 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आपको पूछा जाएगा। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद इट्स डायग्राम। तो डायग्राम भी आपको अच्छे से करके जानी है, उसकी कैसी है आपको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेगी तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देन जैसे राइट हैंड थंब रूल है वैसे ही लेफ्ट हैंड थंब रूल भी है। देन ये सोलेनॉइड का भी एग्जांपल आपको अच्छे से करके जाना है। यूजुअली मैं बोलूँ तो आपको सभी टॉपिक्स इस चैप्टर में से करके जाने हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको स्किप भी नहीं करने हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जैसा मैंने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल, वैसे ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद इट्स डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी डायग्राम आपको अच्छे से करके जानी है विद इट्स एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी टेक्स्ट बुक में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, तो आप अपने डाइजेस्ट को रेफर कर सकते हैं, उसमें देखिए कि आपको एक्सप्लेन कैसे किया गया है और उसके थ्रू आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर यूजुअली तो बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाता है, बट कभी अगर पेपर हार्ड आ गया तो ये पूछा जा सकता है। इसका डायग्राम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन करनी बोले या ना बोले, बट इसका डायग्राम कभी कभी बोलने सिर्फ डायग्राम निकालने बोल सकते हैं। तो डायग्राम को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और उसका थोड़ी बहुत 5 से 6 पॉइंट में उसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। इलेक्ट्रिक मोटर भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, अलॉन्ग विद इट्स डायग्राम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको छोटा सा टॉपिक है तो उससे भी आप करके जाइए। गैल्वेनोमीटर एक 2 to 3 मार्क्स के लिए आपको बोला जाएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, व्हाई इट इज यूज्ड, तो ये एक डिवाइस है एंड दिस इज वर्किंग। 2 से 4 पॉइंट आपको अच्छे से आराम से लिखते आना चाहिए, इतना भी हार्ड नहीं है। राइट इट्स और ड्रॉ इट्स डायग्राम, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जैसे ये फ्लेमिंग्स के दोनों भी रूल हो गए, राइट हैंड थंब रूल हो गया, लेफ्ट हैंड रूल हो गया, कोई भी रूल हो वो आपको अच्छे से करके जाना है, फ्लेमिंग का एंड राइट हैंड थंब रूल। देन ये जो आता है अपना ऊपर का टॉपिक जो कि है फैराडेज लॉ ऑफ करंट, तो फैराडेज लॉ भी बहुत बार पूछा जाता है। जितने भी लॉ है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं इस चैप्टर में, जितने भी लॉ हो गए, देन हीटिंग इफेक्ट्स हो गया या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है अलॉन्ग विद इट्स डायग्राम इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड ये बहुत हाई मार्क्स कैरी करता है, तो इसमें के इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बहुत ज्यादा हो गए। अब अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, इस पे आपको डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। मैं तो कहूंगी सिर्फ डिफरेंशिएशन करके जाओ, आपका पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाएगा कवर। तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का, इतने बार तो नहीं पूछा गया है, बट अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के ऊपर डिफरेंशिएशन फिर भी आप अच्छे से करके जाओ, which is very important। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर की जब हम बात करें, अगेन ऐसा सेड ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जिसको डिटेल में नहीं हो रहा है, नहीं ही समझ रहा है, उसने सिर्फ इसका डायग्राम करके जाना है। डायग्राम 2 से 3 बार ड्रॉ कर लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। एकदम भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सब चीजें थोड़ी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वो इजी लगते जाएगी।
तो जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, आप अगेन मैंने आपको इसको वीडियो में अच्छे से समझाया है, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। बट अगर नहीं ही समझ रहा है तो आप सिर्फ इसका डायग्राम करके जाइए। तो यहाँ पे आती है हमारी एक्सरसाइज और हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हमारा 5th चैप्टर है जो कि है हीट का। हीट के चैप्टर को हमने हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से और बहुत स्लोली अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। अब इसके वेटेज की जब हम बात करें तो 5th चैप्टर का विदाउट मार्क्स 3 वेटेज है, 3 मार्क्स का है, बट विथ मार्क्स देख ले तो ये 5 मार्क्स कैरी करता है। तो 5 मार्क्स को लेके ही हमें चलना है। तो देखते हैं हीट चैप्टर में ऐसे कौन से टॉपिक्स आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब लेटेंट हीट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर ब्रीफ में कभी पूछा नहीं जाता। इसके आपको ग्राफ बनाने बोल सकते हैं, ग्राफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ग्राफ अच्छे से करके जाना है। Then what is latent heat of vaporization, specific latent heat of vaporization, ये सब definitions जो है जो आपको ब्रीफ में भी लिखनी हो सकती है या फिर आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछी जा सकती है। अब रीजनरेशन का ऐसा टॉपिक है जो आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है या आपको एक्सप्लेन भी करने बोला जा सकता है थ्रू एन एग्जाम्पल, यानी कि वही इसके थ्रू आप डाइजेस्ट को रेकमेंड कीजिए और देखिए उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उस हिसाब से आप इसको कवर कर लीजिए। देन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यूजुअली इसके ऊपर ब्रीफ क्वेश्चंस पूछा जाता है और या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 1 मार्क के लिए पूछा गया तो आपको 1 से 2 सेंटेंस में इसे आंसर कर देना है, अदरवाइज आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर 2 से 3 मार्क्स के लिए ये आया तो। इसका ग्राफ भी बनाना पड़ता है अगर 2 से 3 मार्क्स के लिए आया तो, नहीं ये डायग्राम होप सेपरेटर्स की इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें आपको ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी एक ऐसा टॉपिक आता है इस चैप्टर में जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसको आपको ब्रीफ के थ्रू भी करके जाना है और 1 मार्क्स के लिए भी करके जाना है। तो ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। व्हाट इज ड्यू पॉइंट, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है, वो सब चीजें। अब इसमें न्यूमेरिकल्स देखे जाए तो इतने न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं बनते हैं, जो भी पूछा जाएगा इजी ही पूछा जाएगा। सो आपको इसमें यूजुअली थ्योरी ही लगानी है, थ्योरी भी वो भी बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। इसका ये डायग्राम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पूछ सकते हैं आयरन का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, कॉपर की ज्यादा है, क्या लीड की ज्यादा है। तो इसमें आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है इस तरीके से उसका। हाँ, अभी ये जो आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों भी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो ये फॉर्मूला हो या कोई भी फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस चैप्टर में बोलूंगी तो मैं इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और वो यही टॉपिक होगा जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे। अब हीट एक्सचेंज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। हीट एक्सचेंज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज हीट एक्सचेंज, हाउ इट इज ऑकर्ड, राइट थ्रू एग्जांपल, एक्सप्लेन करने बोला जाता है यूजुअली। एंड ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपको बनाना ही है उसमें। Our 6th chapter is reflection of light। अब इसके वेटेज की जब हम बात करते हैं तो ये विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स कैरी करता है और विद ऑप्शन 7 मार्क्स कैरी करता है। 7 मार्क्स इज अ वेरी हाई वेटेज, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको 6 हो गए, 4th हो गया या 9th चैप्टर है उसको करना है, बिकॉज ये तीनों भी चैप्टर 7 मार्क्स कैरी करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर्स को करना है प्रिपेयर। अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसमें आपको बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, फिर वो 1 मार्क के क्वेश्चन हो, व्हाट इज आई, व्हाट इज आर, देन कैसे रेयर से डेंसर जाती है, डेंसर से रेयर जाती है, वो आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगेन यार, हमने इसे हमारे वीडियो में बहुत इजीली समझाया है, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे यूजुअली तो 1 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो कैसे बढ़ता है, कम होता है, एंड ऑल दैट।
देन इसके जो रूल्स है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये तीनों भी रूल्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, आपको याद होने चाहिए, इजी भी है। एंड अगेन इस पे आपको डायरेक्टली रूल्स भी पूछा जा सकता है, बट अभी रूल्स डायरेक्टली पूछा जाना बंद किया गया है, उस पे एप्लीकेशन बेस्ड ही पूछा जाएगा। दैट मीन्स रेदर से डेंसर गया, डेंसर से रेदर आया, देन उसमें ही रहा तो कैसी स्पीड रहेगी, ऑल दैट स्टफ विद दर डायग्राम्स। ओके, डायग्राम्स भी आपको अच्छे से करके जाना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाट इज दिस फिनोमेनन, जो कि हमने हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम देखेंगे तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको अच्छे से करके जाना है। एंड अगेन हियर इसके डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम आए तो आपको कलर तो करके नहीं बैठना है, जैसे आप देख सकते हैं, देन आपको सिर्फ उसे बताना है कि विद ऐसा होता है, ये इतना बेंड होता है, एंड वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करना है, कौन सी लाइट ज्यादा बेंड होती है एंड कौन सी नहीं, वही है डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। पार्शियल एंड टोटल रिफ्लेक्शन, इसमें जो ये डायग्राम है वो इतना आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको वो इजी ही दिखने लगेगा। आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑल दैट, तो आपको ये उस तरीके से इसे अप्रोच करना है। देन रेनबो प्रोडक्शन। अब रेनबो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेनबो कैसे प्रोड्यूस होता है, और यू में कहूँ तो ये एक बहुत ज्यादा सिंपल भी है, तो ये नहीं करके जाने का कोई रीजन नहीं बनता, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है विदाउट एनी चांस नहीं लेना है। ये एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो आपको ये टॉपिक को, रेनबो प्रोडक्शन को अच्छे से करके जाना ही है। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि आपको देख के जाने हैं, सॉल्व करके जाने हैं। ये हो गया इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत हाई वेटेज भी कैरी करता है, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगी कि यही चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेंसेज का। अब लेंसेज विदाउट ऑप्शन कैरी करता है 4 मार्क्स, एंड विथ ऑप्शन देखा जाए तो ये 6 मार्क्स कैरी करता है। तो देखते हैं 6 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब लेंसेज का चैप्टर है, तो लेंसेज के टाइप्स तो आपको करके ही जाने हैं। फिर वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, वो तो समझो बेसिक आ गए, लेकिन प्लेन, कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स, पॉजिटिव मेनिस्कस, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। इसके आपको यूजुअली डायग्राम्स पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन करने नहीं पूछा जाता है। देन ये कैसे फॉर्म हुए, तो क्रॉस सेक्शन क्या है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख के जाइए। देन अगेन यार इसके जितने भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये आपको अच्छे से रीड करके जाना है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आगे के कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए आपको ये टॉपिक्स करके जाना पड़ेगा। तो ये आप देख के ही जाइए ना क्या है एग्जैक्टली क्या है। इस पे क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आगे के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझे, इसके लिए आपको ये टॉपिक्स को पहले अच्छे से देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। सो इट बेटर टू गो एंड रीड इट। हाँ, फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो सब पूछे जा सकता है। अब रे डायग्राम की डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। अगेन या इसके 3 रूल आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगी वो जो डेफिनेशंस है उनसे ज्यादा ये रूल्स इंपॉर्टेंट है विथ इट्स डायग्राम के साथ आपको ये रूल्स अच्छे से करके जाने हैं, फिर इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिंपल लेवल के क्वेश्चंस इस पे यूजुअली पूछे जाएंगे रूल्स के ऊपर। अब कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस से कैसी इमेज बनाते हैं, ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, बट मैंने अपने वीडियोस में इसे बहुत ही इजी अप्रोच के थ्रू लिया है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। यूजुअली इसके ऊपर वही आपको रे डायग्राम्स बनाने बोलेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, कैसी रे डायग्राम बनेगी, देन आपको ये तीनों भी पॉइंट मेंशन करने हैं, कैसी इमेज नेचर क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने अपने वीडियोस में ये बहुत अच्छे से इसे लिया है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। वही कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे इमेजेस बनेंगे। लेंस फॉर्मूला, अगेन हियर लेंस फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स यूजुअली पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सा है। 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना है। वही 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और अगर न्यूमेरिकल्स पूछा जाए तो इस पे ही बेस्ड होगी इस चैप्टर में से। मैग्निफिकेशन, अगेन यार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अच्छे से करके जाना है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 डायोप्टर क्या होता है,
देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करेंगे तो क्या यूजुअली तो लेंस फॉर्मूला पे ही आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे नहीं आता है, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप करके जाएं. Now, one of the very important concept in this chapter is the human eye and its working. Human eye का हम बोलेंगे तो इसका इतना important topic है कि ऐसा कौन सा ईयर नहीं गया होगा कि इस पे क्वेश्चंस पूछे ना गए हो. इस पे आपको एक्सप्लेन यूजुअली करने बोलेगा, बट आपको इस पे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इसका डायग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डायग्राम भी बनाने आ सकता है, उसको एक्सप्लेन भी करने बोला जा सकता है. तो ह्यूमन आई का डायग्राम विद इट्स एक्सप्लेनेशन आपको करके ही जाना है. ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा. अब चेंज इन लेंस तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, तो आपको इतनी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब डिफेक्ट्स की बात करें तो डिफेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने बोला जा सकता है शॉर्ट में, तो आप जल्दी से उसके सिम्टम्स, पहले तो नियर साइटनेस क्या है, फॉर एग्जांपल मायोपिया आया तो मायोपिया क्या होता है उसे थोड़ा एक्सप्लेन करके उसके डायग्राम निकाल के उसके सिम्टम बताने हैं, और एक इसमें उसका क्या कर सकते हैं हम, उसे इसके लिए कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं वो हमें लिखना है. देन आता है हमारा फार साइटनेसनेस, हाइपरमेट्रोपिया जो भी है, प्रेसबायोपिया, ये सब उसके डिफेक्ट्स हो गए. तो डिफेक्ट्स आपको अच्छे से करके जाने हैं. अगेन यार यूजेस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन यार यूजेस एक ऐसा टॉपिक्स में से आता है इस चैप्टर में से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर वो कॉन्केव लेंस के हो, कॉन्वेक्स लेंस के हो, कहाँ पे यूजेस है, आपको उसके यूजेस करके जाने हैं. तो उसके यूजेस आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं. आपको टेक्स्ट बुक में ही अच्छे से इसे दिए गए हैं, तो आप टेक्स्ट बुक में से करके जाइए. कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करके जाने हैं. तो हाँ, दो लाइन में आपको इसे एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन देखा जाए तो आपको 1 1 2 2 मार्क्स के लिए से पूछा जाएगा, सो इट्स बेटर टू डू इट. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटालर्जी का. मेटालर्जी एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब इसके वेटेज की बात करें तो ये विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स कैरी करता है और विद ऑप्शन 6 मार्क्स कैरी करता है. तो देखते हैं 6 मार्क्स के लिए उन लोग क्या क्या पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से. फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स की आपको करके जानी है. नहीं भी करनी है तो आपको पता होनी चाहिए. अगर सर ये एक बेसिक चीज है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़ी है, तो ये आपको पता होनी ही चाहिए. इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. आप ऐसा मत समझिए कि ये बहुत पहले के स्टैंडर्ड्स का है, बट आपको नहीं करके जाना है, तो आपको करके जाना है. अब केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वही रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स, रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स एंड ऑल दैट. तो आपको वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसका आपको अच्छे से करके जाना है. हाँ, पूरा के पूरा एक ही इसमें पूछा जाएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और पूछा भी गया तो आपको अगेन या एक्सप्लेन थोड़ा 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करके उसकी रिएक्शन लिख देनी है. अगर नहीं पूछा गया, सिर्फ बोला गया व्हाट विल हैपन इफ द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड ऑल, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा क्या फॉर्म होता है और उसका एग्जांपल देना है. अगेन यार आपको एग्जांपल का भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर सेपरेटली पूछा गया है तो. अगेन यार इसके बहुत सारे चीजें आते हैं. वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा, इसके इक्वेशंस आपको दिए गए. टेक्स्ट बुक में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा, तो आप डाइजेस्ट प्रेफर कर सकते हैं. नाइट्रिक एसिड के साथ भी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन वगैरह हो जाता है. रिएक्टिविटी सीरीज आपको डायरेक्टली तो नहीं पूछी जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑल दैट, उसमें वो सब एक बेसिक चीज मानी जाती है. अब नॉन मेटल्स में भी वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वही सब रिएक्शंस आती है यहाँ पे. आयोनिक कंपाउंड रिएक्शंस के बाद हम देखेंगे तो आयोनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड एंड वही सब चीजें आप डाइजेस्ट को रेफर करके उसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज बहुत आती है आयोनिक कंपाउंड की. जनरल प्रॉपर्टीज जो 5 से 6 पॉइंट है वो आपको करके जाने हैं. देन इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है मेटालर्जी का. व्हाट इज मेटालर्जी, वो भी आपको अच्छे से करके जाना है. मेटालर्जी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. 1 मार्क के लिए मेटालर्जी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बेसिक प्रिंसिपल भी पूछे जा सकते हैं. यहाँ पे आपको यूजुअली मैं ये कहूँ तो इसका ये है सेपरेशन कैसे होता है, ये सब नहीं पूछा जाता. सेपरेशन कैसे होता है, विल्फले टेबल मेथड वगैरह, इसका तो मैं बोलूँ तो आप इतना मत कीजिए, इतना फोकस मत कीजिए इस पॉइंट पे. बट इट्स बेटर टू रीड इट के अगर आए तो आपको करने आ जाए,
इंस्टेड ऑफ लूजिंग मार्क्स। तो ये अच्छे से रीड करके जाना। वैसे भी ये बहुत सिंपल है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे डायग्राम अपने आंखों के सामने रख के इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लीचिंग क्या है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मैं बोलूंगी कि इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट ओर को लीचिंग के थ्रू एंड ऑल दैट, तो वो आपको करके जाना है। ये डायग्राम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स नहीं, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आप उसे अच्छे से करके जाइए। कोरोजन ऑफ मेटल्स, नाउ मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर में कोरोजन ऑफ मेटल्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा मेरे नजर में, बिकॉज कोरोजन ऑफ मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे हर बार आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे हर ईयर, तो आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिकॉज इस पे ये कभी स्किप नहीं करना है। कोरोजन क्या होता है, देन अगेन हियर रस्टिंग क्या होता है, फिर वो कैसे भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग टाइप्स में, जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गया, टेनिंग हो गया, एनोडाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग के ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अलॉइंग के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो अलॉइंग भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो रस्टिंग एंड कोरोजन ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में टॉपिक। मैंने आपको इसके वीडियोस जब मैंने लिए थे लेक्चर्स उसमें भी बताया था, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसपे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। तो ये था कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं हमारे कार्बन कंपाउंड, कुछ 9th चैप्टर है हमारे टेक्स्ट बुक का। अब इसके वेटेज की बात करें तो 9th चैप्टर कैरी करता है टोटल विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 7 मार्क्स। अगेन हियर 7 मार्क्स इज अ वेरी हाई वेटेज, तो आपको जो कुछ चैप्टर है जिनके 7 मार्क्स है वही आपको पहले करके जाने, 7 हो गए, 6 हो गए, तो ऐसे चैप्टर्स को पहले करना है। देन टाइप्स ऑफ कंपाउंड वगैरह क्या होते हैं, ये तो बेसिक चीजें हो गई। बॉन्ड्स कैसे होते हैं मैंने आपको बताया, टू बॉन्ड्स के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन बोलने आ सकता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, बहुत लेंथी के थ्रू बताया गया है, तो आप अपने डाइजेस्ट को रेफर करके उसमें से कर सकते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं। सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है उसके एग्जांपल आपको अच्छे से करके जाना है। तो नेक्स्ट चीज आती है, आपको एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि कार्बन का हो गया, बोल सकते हैं उसे ड्रॉ कीजिए, तो इसे आपको करके जाना है। आगे भी हम देखेंगे जैसे कि मीथेन, इथेन, ये सब टाइप हो गए। 3 चीजें आती है, एन आता है, देन ईन आता है एंड आइन आता है। ऐसे 3 चीजें आती है जो कि आपको उसके बेसिक चीजें करके जानी है। कार्बन के ऊपर आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन क्या होती है, तो उस पर आपको अच्छे से करके जाना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके ऊपर डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा कॉमन है और इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ये डिफरेंशिएशन पॉइंट इसके ऊपर बहुत पूछा जा सकता है। ब्रांच अनब्रांच क्या होते हैं, वही सब चीजें इस चैप्टर में कवर की गई है। फंक्शनल ग्रुप तो इतना नहीं पूछा जाएगा, बट इट्स बेटर टू गो एंड रिवाइज इट एंड रीड इट वेरी केयरफुली। नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आईयूपीएस से नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है। उसके स्टेप्स तो नहीं पूछे जाते, बट उसके नेमिंग पूछे जाते हैं यूजुअली। तो देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सब टाइप्स है रिएक्शन के जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड क्या होता है, वो बेसिक चीज़ें आपको करके जानी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर में से बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, एंड यही सब चीज़ें हैं बेसिक जो आपको करके जाने हैं। माइक्रोमोलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। देन आई थिंक सो इस चैप्टर में इतना ही था। हाँ, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको बस थ्योरी ही है, तो थ्योरी में आपको डाइजेस्ट में देखना है कैसे फॉलो क्वेश्चंस आते हैं, और आप एक बार अच्छे से रीड करके जाओगे तो वो लास्ट चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। सो आई विल से जस्ट रीड द नेक्स्ट चैप्टर एंड रीड करोगे और आप अपने लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है एंड यू विल बी डन।